गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं। फार्मेकोलॉजी में हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर में कल हम लोगों ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को स्टडी किया है एंड उसके बाद में हम लोगों ने एंजाइना एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स शुरू किया था। तो आज हम लोग एंटी एंजाइनल ड्रग्स को कंटिन्यू करते हैं। सो जैसे कि सभी लेक्चर्स में हम लोग करते हैं कि शुरुआत हम लोग पीवाईक्यू से करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो इस टॉपिक पे भी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, पर्टिकुलरली एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, इसमें जो पीवाईक्यू है तो वहां से हम लोग आज की शुरुआत करेंगे। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट। ओके, सो today's first question: all of the following statements regarding vasodilators are true except option A, hydrolyzin causes tachycardia; option B, nifedipine is a dopamine receptor antagonist; option C, nitroprusside dilates both arterioles and veins; option D, minoxidase can cause hypertrichosis. So what is the correct answer for this question? बताइए। So the correct answer is बी। ओके, दीपाली ने बी बोला है, गणेश ने भी बी बोला है। ओके दीपाली, गणेश। ओके, सो यस यू आर राइट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अभी जो निफेडिपाइन है, निफेडिपाइन इज नॉट अ डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। व्हाट इज इट? इट इज अ सीसीबी। सीसीबी क्लास में आता है निफेडिपाइन। निफेडिपाइन इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, पर्टिकुलरली डीएचपी में ही आता है। ओके, डायहाइड्रोपायरिडिन्स। ओके, ठीक है। Now, next question, question number 2. Toxicities associated with nitrates. Option A, headaches caused by meningeal vascular dilatation. Option B, dizziness. Option C, drug rash. Option D, all of these. So, what do you think? What is the correct answer? D. Okay, Harshal. Harshal ने D आंसर दिया है। नेहा D, दीपाली D. Yes, all of you are correct. Okay. So, ये जो नाइट्रेट ड्रग है, जैसे कि ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसल्फाइड डाइनाइट्रेट। सो ये जो हेडेक डिजीनेस, ड्रग रैश, ये सभी इसके टॉक्सिसिटी है, एडवर्स इफेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Which enzyme catalyzes the bioactivation of nitroglycerin into nitric oxide? Okay, so options are: option A, tyrosine kinase; option B, aldehyde dehydrogenase 2; option C, glycerol kinase; and option D, glycerol dehydrogenase. So what is the correct answer? क्या आंसर हो सकता है? ओके, गणेश ए आंसर दिया है, गणेश ने ए ने आंसर दिया है, गोकुला ने। ओके गोकुला, चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन दैट इज एंटी एंजाइनल ड्रग, नाइट्रेट एंटी एंजाइनल ड्रग है ये। ओके, नाइट्रेट कैटेगरी का एंटी एंजाइनल ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट। तो जो नाइट्रेट ड्रग्स होते हैं, तो नाइट्रेट ड्रग्स आर दी प्रो ड्रग्स। ये नाइट्रेट क्या है? ये प्रो ड्रग्स है। दीज आर प्रो ड्रग्स। अभी जो प्रो ड्रग्स है, तो जब हम नाइट्रेट ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो नाइट्रेट ड्रग ये स्मूथ मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर्टिकुलरली स्मूथ मसल्स में इनका एब्जॉर्प्शन होता है। और स्मूथ मसल्स में एब्जॉर्प्शन होने के बाद में फिर ये जो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2, ये एंजाइम्स नाइट्रेट ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है और नाइट्रेट ड्रग फिर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, नाइट्रेट ड्रग्स नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं। तो नाइट्रेट्स आर दी प्रोडक्ट्स फॉर नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कौन करता है? तो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज 2, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ओके, so which enzyme catalyzes the bioactivation of nitroglycerin into nitric oxide? So that enzyme is aldehyde dehydrogenase. ये एंजाइम है वो। ओके,
सो यहाँ पे 3 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं जो कि पीवाईक्यू है, कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में ये एमसीक्यूज पूछे गए हैं। नाउ नेक्स्ट अंजाइना। सो अंजाइना को कल हमने डिस्कस किया था। इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है अंजाइना का, व्हाट इज अंजाइना, व्हाट इज इस्चेमिक हार्ट डिसीज, ओके, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंजाइना एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसीएस, ये हम लोगों ने डिस्कस किया कल। अंजाइना, स्टेबल एक्सिस्टल अंजाइना, देन आई थिंक माइक्रोवेस्कुलर अंजाइना, वेरिएंट प्रिज्मेटल वेसोस्पास्टिक अंजाइना। तो यहाँ तक कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ओके, नाउ आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ आगे में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। ओके, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इसी को हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट अटैक। ओके, जो सडन अटैक होता है, सडन सडन अटैक, सो दैट इज द हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक इज द एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। So acute coronary syndrome (ACS) refer to range of conditions associated with sudden reduced blood flow to the heart. Sudden reduced blood flow to the heart मतलब हार्ट अटैक। ओके, अब ये जो कोरोनरी सिंड्रोम है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, इसके टाइप्स कौन से हैं? तो इसके टाइप्स में अनस्टेबल अंजाइना आता है, देन एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन AMI, और AMI में कल हम लोगों ने 2 टाइप देखे थे। कौन से 2 टाइप देखे थे AMI में? तो एक देखा था एन स्टेमी, और दूसरा क्या देखा था हमने? तो दूसरा देखा था स्टेमी और एन स्टेमी, ये 2 टाइप्स हमने इसमें स्टडी किए थे कल। ओके, नाउ अनस्टेबल अंजाइना। ओके, तो अनस्टेबल अंजाइना में क्या होता है देखिए। तो अनस्टेबल अंजाइना में जैसे कि ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, इस तरह से ब्लॉकेजेस आते हैं, बट ये ब्लॉकेज कंप्लीट नहीं रहता है, ये कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं रहता है, यहाँ से ब्लड फ्लो चलता है, होता है, बट कम क्वांटिटी में होता है। ब्लड फ्लो जो होता है वो कम क्वांटिटी में यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे कम जगह मिलती है। इतना ये पूरा चोकअप हो गया है, ये क्या हुआ है? चोकअप हुआ, इतना। तो ब्लड को फ्लो होने के लिए इतना ही जगह मिलेगा, तो ब्लड फ्लो यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिड्यूस ब्लड फ्लो हो जाएगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो। अब अगर यहाँ पे ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है, ओके, तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन सप्लाई यदि कम होता है तो उसकी वजह से अंजाइनल पेन होगा, या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम उसकी वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे अनस्टेबल अंजाइना में रिड्यूस ब्लड फ्लो होता है, बट ब्लड फ्लो चलते रहता है, और ऑक्सीजन सप्लाई भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई होने की वजह से यहाँ पे हार्ट पेन होता है, मतलब अंजाइनल पेन होता है, अंजाइनल पेन। अब इस केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई होता है, रहता है, बट कम रहता है, तो यहाँ पे नेक्रोसिस नहीं होता, नो नेक्रोसिस, यहाँ पे नेक्रोसिस नहीं होता है। ओके, अनस्टेबल अंजाइना के केस में नेक्रोसिस नहीं होता, मतलब इन्फार्क्शन नहीं होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जो इन्फार्क्शन वो नहीं होता है, देयर इज नो इन्फार्क्शन। ओके, एंड बट यहाँ पे मसल्स डैमेज होते हैं, हार्ट के मसल्स डैमेज होते हैं, बट डेथ नहीं होती है, डेथ नहीं होती है हार्ट मसल्स की, नो डेथ, नो इन्फेक्शन, नो नेक्रोसिस। ओके, बट हार्ट के मसल्स डैमेज होने की वजह से अंजाइनल पेन होता है। ओके, नाउ अब यहाँ पे जैसे कि जो नेक्रोसिस नहीं होता है या डेथ नहीं होती है हार्ट मसल्स की, तो जो बायोकेमिकल मार्कर्स है, बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ अंजाइना या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, बायोकेमिकल मार्कर्स, बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन, वो यहाँ पे ब्लड में नहीं आते हैं, वो दिखाई नहीं देते, नो अपीयरेंस, नो अपीयरेंस। तो बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ अंजाइना जो है, ओके, तो बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ अंजाइना कौन से हैं? तो जैसे कि ट्रोपोनिन 1 है, ट्रोपोनिन 1, ओके, ट्रोपोनिन 1 ये एक बायोकेमिकल मार्कर है। देन आपका क्रिएटिन काइनेज मायोकार्डियल बैंड, ये भी आपका बायोकेमिकल मार्कर है, किसके लिए? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के लिए। बट ये जो बायोकेमिकल मार्कर्स है, ये ब्लड में कब आते हैं? ये ब्लड में कब आते हैं, या ब्लड में इनकी लेवल कब इंक्रीज होती है? जब कभी भी बॉडी में मसल्स की डेथ होगी, जब कभी भी बॉडी में मसल्स की डेथ होती है,
मसल्स का नेक्रोसिस हो जाता है, मसल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तब ये जो बायोकेमिकल मार्कर्स है इन्फेक्शन के वो इंक्रीज होते हैं। बट यहाँ पे जो अनस्टेबल अंजाइना होता है, तो अनस्टेबल अंजाइना में मसल्स की डेथ नहीं होती है, बट डैमेज होता है, बट डेथ नहीं होती है। तो ये जो बायोकेमिकल मार्कर्स है ये ब्लड में दिखाई नहीं देते हैं। बट अनस्टेबल अंजाइना के आगे में, अनस्टेबल अंजाइना से आगे में सीवियर कंडीशन जो है वो मायोकार्डियल इंफेक्शन की है, एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन में मसल्स की डेथ हो सकती है, हार्ट मसल्स की डेथ हो सकती है। तो उस कंडीशन में जो बायोकेमिकल मार्कर्स है, तो बायोकेमिकल मार्कर्स लाइक ट्रोपोनिन 1, सीकेएमबी, ये आपको ब्लड में दिखाई देंगे, ये ब्लड में दिखाई देते हैं। एंड यदि ब्लड में ये जो बायोकेमिकल मार्कर्स है, ट्रोपोनिन 1, सीकेएमबी जैसे बायोकेमिकल मार्कर्स, या बायोकेमिकल मार्कर्स यदि ब्लड में इनकी लेवल बढ़ी हुई है, ब्लड में ट्रोपोनिन 1, सीकेएमबी बायोकेमिकल मार्कर जो है अंजाइना के या इन्फेक्शन के, इसकी लेवल यदि बढ़ी हुई है तो उसका मतलब होता है हार्ट अटैक। उसका मतलब क्या है? हार्ट अटैक। तो आपने देखा होगा यदि हार्ट अटैक को कंफर्म करना है, हार्ट अटैक को मतलब AMI को, मतलब ये ACS को कंफर्म करना है, तो उसके लिए ये बायोकेमिकल टेस्ट की जाती है, बायोकेमिकल मार्कर्स देखा जाता है। अगर बायोकेमिकल मार्कर्स की लेवल बढ़ी हुई है ब्लड में, मतलब 100% हार्ट अटैक है, 100% हार्ट अटैक होता है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। सो यहाँ पे अनस्टेबल अंजाइना, सो इट ऑकर्स एट रेस्ट और विथ मिनिमल एक्सर्शन। इट इज प्रोग्रेसिव अंजाइना, प्रोग्रेसिव मतलब ये धीरे धीरे बढ़ते ही जाता है। अगर हमने इसको इंटरवेन नहीं किया मतलब इसको यदि हमने ट्रीट नहीं किया तो ये बढ़ते ही जाएगा। सो इट इज प्रोग्रेसिव अंजाइना विथ प्रोलॉन्ग और मोर फ्रिक्वेंट अटैक्स। तो जैसे ये बढ़ते जाएगा तो नंबर ऑफ अटैक्स भी बढ़ते जाएंगे। एंड अनस्टेबल अंजाइना को ही क्रिसेंडो अंजाइना भी कहा जाता है, याद रखिए, अनस्टेबल अंजाइना को ही क्रिसेंडो अंजाइना भी कहा जाता है। व्हाट इज क्रिसेंडो? क्रिसेंडो का मतलब होता है जैसे आपका मून, चंद्रकोर जिसे बढ़ते जाती है, चंद्रकोर जैसे धीरे धीरे बढ़ती है और फिर कम होती जाती है। ओके, तो इसमें भी जो पेन है अनस्टेबल अंजाइना का पेन, या अनस्टेबल अंजाइना का पेन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और फिर धीरे धीरे कम होते जाएगा। ओके, तो इस तरह का अटैक, इस तरह का पेन अनस्टेबल अंजाइना में होता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज क्रिसेंडो अंजाइना। क्रिसेंडो, क्रिसेंडो मतलब जैसा चंद्रकोर होती है, ओके, चंद्रकोर, उस तरह का इसमें पेन होता है, इसीलिए इसे क्रिसेंडो अंजाइना भी कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनस्टेबल अंजाइना इज आल्सो नोन एज क्रिसेंडो अंजाइना। अब अनस्टेबल अंजाइना का रीजन क्या है, इटियोलॉजी क्या है, किस वजह से होता है? तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इज इनकम्प्लीट। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन तो होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, बट ये इनकम्प्लीट है। मतलब यहाँ पे अभी थोड़ा गैप है, यहाँ पे गैप है ब्लड फ्लो होने के लिए। ओके, सो क्या बोला है? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी इज इनकम्प्लीट एंड मायोकार्डियल नेक्रोसिस इज एब्सेंट। मायोकार्डियल नेक्रोसिस, नेक्रोसिस मतलब डेथ, मसल्स के डेथ यहाँ पे होती नहीं है, मसल डैमेज होते हैं। ओके, मसल्स वीक हो जाते हैं, मसल्स, हार्ट के मसल्स वीक होते हैं, बट उनकी डेथ नहीं होती है इस कंडीशन में। बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ इस्चेमिया, ओके, बायोकेमिकल मार्कर्स ऑफ इस्चेमिया, रेज ट्रोपोनिन 1, मायोग्लोबिन, CKMB that is creatine kinase myocardial band do not appear in blood। ओके, मतलब किसी पेशेंट में अटैक के सिम्टम्स है, एक्यूट, ये जो एक्यूट कोरोनरी सिम्टम्स है, सिंड्रोम, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के सिम्टम्स है। ओके, एंड पेन जो है हार्ट में वो इस तरह से बढ़ती है, कम होती है और अगेन एंड अगेन होती है, प्रोग्रेसिव है ना, प्रोग्रेसिव है। एंड तो ये पेन मोर फ्रिक्वेंट अटैक्स आते हैं, तो इस तरह से पेन होता है, बढ़ते जाता है, फिर कम होते जाता है। तो ये सिम्टम है इसका, किसका? अनस्टेबल अंजाइना का। बट अनस्टेबल अंजाइना है तो ब्लड में आपको ट्रोपोनिन 1, मायोग्लोबिन, CKMB के लेवल बढ़ी हुई मिलेगी क्या? तो बढ़ी हुई लेवल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये जो है ट्रोपोनिन 1, मायोग्लोबिन, CKMB, इनकी लेवल कब बढ़ती है?
अगर नेक्रोसिस होता है तो मसल्स का नेक्रोसिस होता है तो इनकी लेवल बढ़ जाती है, अदरवाइज लेवल नहीं बढ़ती। तो यहाँ पे नेक्रोसिस अब्सेंट है, यहाँ पे नेक्रोसिस अब्सेंट है, तो यहाँ पे जो लेवल है बायोकेमिकल मार्कर की वो ब्लड में नहीं आएगी। तो अब इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका पता आपको चलेगा जो अलग डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है, जैसे आपका ईसीजी है, ईसीजी के अलावा आपका कलर डॉपलर है, तो उससे इसका पता चलता है। एंड सिम्टम्स, पेशेंट के सिम्टम्स पे से पता चलता है। ओके, देन एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन AMI, जो कि एक्चुअल में हार्ट अटैक होता है। ओके, तो एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो यहाँ पे नेक्रोसिस होता है। ओके, तो देखिए मायोकार्डियल इंफार्क्शन रेफर्स टू डेथ of myocytes or necrosis of a portion of the myocardium due to sudden occlusions of a branch of coronary artery, that is ischemia. The most common cause of MI is the formation of occlusive thrombus, blood clot at the site of rupture of an atheromatous plaque in a coronary artery. Okay, हार्ट अटैक मोस्ट ऑफ द केसेस में, हार्ट अटैक में जहाँ 30 सेकंड के अंदर अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है या सीवियर हार्ट अटैक होता है, सीवियर हार्ट अटैक, तो उसका कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण यह हो सकता है कि जो एथोरमेटस प्लेक होता है कोरोनरी आर्टरी में वो रप्चर हो जाए। एथोरमेटस प्लेक यदि रप्चर होता है कोरोनरी आर्टरी में तो वहां पे ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग होगा तो वहां पे ब्लड क्लॉट होगा, ब्लड क्लॉट मतलब थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा, और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है तो वहां पे ऑक्लूजन हो जाएगा। ओके, मतलब ब्लड फ्लो पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। तो कैसे होता है देखिए यहाँ पे, अभी जैसे आप जानते हो कि दिस इज द कोरोनरी आर्टरी। ओके, ये कोरोनरी आर्टरी है, और कोरोनरी आर्टरीज में दिस आर द एथोरमेटस प्लेक, एथोरमेटस प्लेक। ओके, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, लिपिड का डिपोजिशन है, और बाकी भी इसमें कुछ फाइबर्स वगैरह है। ओके, तो ये सब डिपोजिशन है फाइबर्स का, लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का। तो ये हो गया आपका एथोरमेटस प्लेक। प्लेक का क्या मतलब होता है? प्लेक, PLAQUE, प्लेक। ओके, तो प्लेक का मतलब होता है खपली। खपली आपको पता होगा, खपली। ओके, खपली क्या होती है? तो जो ऊंट के ऊपर में जख्म जो होती है, जख्म, ऊंट के ऊपर में जो स्किन की लेयर आ जाती है शुरू में, जब ऊंट का हीलिंग होने लगता है, ऊंट हीलिंग होने लगता है, तो उस ऊंट के ऊपर में जो एक लेयर स्किन की आने लगती है, बनने लगती है, जिसको कि हम खपली बोलते हैं, दैट इज द प्लेक। तो आप जानते हो कि प्लेक जो होती है डेलिकेट होती है, प्लेक डेलिकेट होती है। प्लेक को अगर आप निकाल दो, ओके, प्लेक को यदि आप निकालो तो फिर ब्लीडिंग होने लगता है। क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। ओके, प्लेक को अगर निकालते हैं तो ब्लीडिंग होने लगता है, और ब्लीडिंग होगा तो क्लॉट होगा, ब्लीडिंग होगा तो क्लॉट होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, आर्टरी में, पर्टिकुलरली कोरोनरी आर्टरी में ये जो प्लेक फॉर्मेशन हुआ है, प्लेक, एथोरमेटस प्लेक, मतलब कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड्स, लिपिड्स, इसका जो डिपोजिशन है दैट इज द एथोरमेटस प्लेक। तो यहाँ पे अगर ये रप्चर हो जाती है, रप्चर, ओके, ये रप्चर होती है प्लेक्स, तो यहाँ पे ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग होगा तो क्लॉट होगा। ओके, क्लॉट होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा, ब्लड फ्लो बंद होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई बंद होगा तो इश्केमिया हो जाएगा, इश्केमिया, इश्केमिया होता है तो फिर आपका AMI, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाएगा। एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन मतलब हार्ट अटैक, हार्ट अटैक होता है तो या तो हार्ट डैमेज हो जाएगा सीवियरली, या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ओके, तो इस तरीके से दिस द एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका पैथोफिजियोलॉजी स्टडी किया AMI का। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे जो हमने पैथोफिजियोलॉजी देखा है, तो पैथोफिजियोलॉजी में यहाँ पे हम लोगों ने जो इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस होते हैं, इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस, तो इस्चेमिक हार्ट डिसीज की पैथोफिजियोलॉजी को हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है। ओके, पैथोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी को। नाउ अब आगे हम चलते हैं एंड एंटी एंजाइनल ड्रग्स की तरफ जाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन को आप कैसे कंट्रोल करोगे, कैसे मैनेज करोगे? तो एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन को यदि आपको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, ट्रीट करना है, प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तो उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में एक्चुअली होता क्या है, एंजाइना में एक्चुअली होता क्या है। तो एंजाइना में क्या होता है? तो एंजाइना में एक तो ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है, या ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस होता है। ओके, एंड सेकंड क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे ब्लड फ्लो रिड्यूस होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी
कम हो जाता है। ओके, ये दो बातें होती है एंजाइना में एंड मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में। फिर आप यहाँ पे इसको कंट्रोल कैसे करोगे, ट्रीट कैसे करोगे? तो नेचुरली जो ब्लड फ्लो है, तो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करो, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव आपको करना होगा। और ब्लड फ्लो कैसे इम्प्रूव करोगे? तो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए आपको वैसोडाइलेशन करना पड़ेगा। क्या करना होगा? वैसोडाइलेशन। ओके, वैसोडाइलेशन करना पड़ेगा। एंड दूसरा आप क्या कर सकते हो वैसोडाइलेशन के अलावा? तो वैसोडाइलेशन के अलावा यहाँ पे आप जो बाईपास सर्जरी है, ओके, या एंजियोप्लास्टी है, बाईपास और एंजियोप्लास्टी। ओके, तो एंजियोप्लास्टी आप यहाँ पे कर सकते हो। एंजियोप्लास्टी करके क्या होगा, या बाईपास सर्जरी करके क्या होगा? तो यहाँ पे ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। ब्लड फ्लो को नॉर्मल करने के लिए एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की जा सकती है। बट बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी करने के लिए समय चाहिए, समय होना चाहिए, पेशेंट स्टेबलाइज होना चाहिए, राइट? तो अगर किसी को अटैक आ जाता है, अंजनल अटैक, तो इमीडिएटली तो बाईपास या एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकती। तो उस समय पहले पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए वैसोडाइलेशन करना पड़ेगा, जिससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा। ब्लड फ्लो यदि इंप्रूव होता है तो ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड फ्लो को इंप्रूव करके ऑक्सीजन सप्लाई को इंप्रूव करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे जो ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन की डिमांड बाय द हार्ट, तो ऑक्सीजन डिमांड को भी कम करना पड़ेगा। ओके, अगर हम हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड कम कर देते हैं तो भी हार्ट पेन कम हो जाएगा, हार्ट में जो पेन है, एंजाइनल पेन है, वो पेन कम हो जाएगा। ओके, तो जो भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स है, वो एंटी एंजाइनल ड्रग्स किस तरह से काम करते हैं? तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स वैसोडाइलेशन प्रोड्यूस करके ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं एंड ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव करते हैं। सेकंड, हार्ट का वर्कलोड कम किया जाता है। जितने भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स है तो हार्ट का वर्कलोड कम करते हैं। ओके, हार्ट का यदि वर्कलोड कम होगा तो हार्ट की जो ऑक्सीजन डिमांड है, वो ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी। और अगर ऑक्सीजन डिमांड कम होती है तो हार्ट का जो पेन है, एंजाइनल पेन, वो कम हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। एंड हार्ट का वर्कलोड कैसे कम किया जाता है? तो हार्ट का वर्कलोड कम करने के लिए हार्ट का प्रीलोड एंड आफ्टरलोड कम किया जाएगा। प्रीलोड एंड आफ्टरलोड, प्रीलोड और आफ्टरलोड ये कम किया जाएगा। नाउ व्हाट इज प्रीलोड एंड आफ्टरलोड? प्रीलोड और आफ्टरलोड क्या होता है? तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सपोज ये हार्ट है, दिस इज द हार्ट। ओके, तो जो हार्ट है, तो हार्ट में जो ब्लड एंटर होता है, हार्ट में ब्लड एंटर होता है सुपरियर और इंफीरियर वेना केवा से, तो इसे कहा जाता है प्रीलोड। दिस इज द प्रीलोड। ओके, प्रीलोड जो वेन में से ब्लड जाता है हार्ट में। एंड हार्ट में से जो ब्लड बाहर निकलता है एओर्टा के थ्रू, एओर्टा के थ्रू जो ब्लड बाहर निकलता है, दैट इज द आफ्टर लोड। ये होता है आफ्टर लोड। ओके, अब यहाँ पे ये जो ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा है, अगर आप ये वेसो डायलेशन कर दो, वेनो डायलेशन, क्या वेनो डायलेशन, वेन्स है यहाँ पे, दिस आर द वेन्स। तो यदि आप वेनो डायलेशन करते हो तो यहाँ पे प्रीलोड कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, मतलब हार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो कम हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आर्टरीज होती है, आर्टरियोल्स होते हैं, तो आर्टरीज को यदि आप डायलेट कर देते हो, आर्टरीज को डायलेट करते हो, तो फिर ये जो आफ्टर लोड है, मतलब जिस स्पीड से ब्लड बाहर जा रहा है, जिस फोर्स के साथ में, जिस फोर्स से ब्लड हार्ट से बाहर जाता है, वो फोर्स कम हो जाता है, मतलब यहाँ पे आफ्टर लोड कम हो जाता है। तो इस तरीके से प्रीलोड एंड आफ्टर लोड कम करके हार्ट का जो टोटल वर्कलोड है, हार्ट का टोटल वर्कलोड कम किया जाता है। हार्ट का यदि वर्कलोड कम हो जाता है तो हार्ट का जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड कम की जाती है। तो जो एंटी एंजाइनल ड्रग है, वो एंटी एंजाइनल ड्रग्स फर्स्ट वैसोडाइलेशन करते हैं, ब्लड सप्लाई, ब्लड फ्लो को इंप्रूव करते हैं, एंड सेकंड ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं। ओके, तो देखिए मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना एंड मायोकार्डियल इंफॉक्शन। सो द गोल्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना आर first to decrease the oxygen requirement of the myocardium, second to increase the blood supply to the ischemic region of the heart. So the anti-anginal drugs act by for A, dilating the coronary arteries, okay, coronary artery, and B, reducing the oxygen demand by reducing cardiac workload. This is achieved by reducing preload and afterload. तो जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ओके, ये जो डायग्राम है इसमें आप जैसे कि देख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये वेन्स है, मतलब ये प्री लोड है, ये क्या है, प्री लोड। ओके,
इधर आर्टरीज है, आर्टरियोल्स, आर्टरीज, तो ये क्या है, ये आफ्टर लोड है, आफ्टर लोड। ओके, अब जैसे कि नाइट्रेट जो ड्रग्स है, नाइट्रेट ये प्रीलोड को कम करते हैं। उसी तरह से जो सीसीबीज है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी डायलेटर्स है, वेसो डायलेटर्स, तो ये भी प्रीलोड को कम करेंगे। ओके, एंड यहाँ पे नाइट्रेट्स, सीसीपी, बीटा ब्लॉकर्स ये आफ्टर लोड को भी कम करते हैं। तो प्रीलोड एंड आफ्टर लोड कम होने की वजह से हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है। नाउ यहाँ पे सीसीबी में ये जो सीसीबी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें वेरापामिल, डिल्टियाज़म यहाँ पे मेंशन किया गया है, वेरापामिल एंड डिल्टियाज़म। यहाँ पे बोला गया है निगेटिव इनोट्रोपिक एक्शन। नेगेटिव इनोट्रोपिक का मतलब क्या है, तो हार्ट का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स का जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है उसे कम किया जाता है। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स यहाँ पे कम किया जाता है। और नेगेटिव इनोट्रोपिक एक्शन कौन कौन प्रोड्यूस करता है, तो बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। ओके, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स आपका नेगेटिव इनोट्रोपिक एक्शन देते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, आपको क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स प्रोड्यूसेस नेगेटिव इनोट्रोपिक एक्शन और गिव्स नेगेटिव इनोट्रोपिक, मतलब हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कौन कम करता है। ओके, उसमें आपका ऑप्शन ए है, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन ए में वेरापामिल, ओके, वेरापामिल। देन ऑप्शन बी में है निफेडिपाइन। निफेडिपाइन ये सीसीबी है या नहीं, ये बताइए। निफेडिपाइन सीसीबी है क्या, निफेडिपाइन सीसीबी? कल हम लोगों ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में सीसीबीज के टाइप्स देखे थे, राइट? यस, गोकुला ने बोला यस। तो कल हम लोगों ने सीसीबी के टाइप्स देखे थे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के टाइप्स देखे थे कल। ओके, तो सीसीबी के टाइप्स मुझे बताइए। सीसीबी के सब क्लासेस कौन से? डायहाइड्रोपायरिडिन। यस गोकुला, पहला है डीएचपी। एंड डीएचपी क्या होते हैं? तो डीएचपी पोटेंट वैसोडायलेटर होते हैं, पोटेंट वैसोडायलेटर्स। ओके, वैसोडायलेटर्स डीएचपी। इसके अंदर निफिडिपाइन का एग्जांपल है। सेकंड हमने कौन सा देखा था इसमें सीसीबी में? बेंजोथाइआज़ेपिन। यस, बेंजोथाइआज़ेपिन वाज द सेकंड वन। ओके, एंड इसका एग्जांपल क्या था? इसका एग्जांपल बताइए, बेंजोथाइआज़ेपिन का एग्जांपल। एग्जांपल ऑफ बेंजोथाइआज़ेपिन, इट वाज डिल्टियाज़म, करेक्ट? डिल्टियाज़म इसका एग्जांपल था, डिल्टियाज़म। एंड ये जो बेंजोथाइआज़ेपिन्स होते हैं ये मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट वैसोडायलेटर एंड मॉडरेट कार्डियक सप्रेसेंट। ओके, मॉडरेट वैसोडायलेटर्स एंड मॉडरेट कार्डियक सप्रेसेंट। एंड थर्ड वन इज फिनाइलअल्किलामाइन, करेक्ट? यस गोकुला, थर्ड वन इज, यस दीपाली, थर्ड वन वाज फिनाइलअल्किलामाइन। ओके, फिनाइलअल्किलामाइन का एग्जांपल क्या था? फिनाइलअल्किलामाइन, इसका एग्जांपल, व्हाट वाज द एग्जांपल? वेरापामिल। यस गणेश, नेहा, वेरापामिल इसका एग्जांपल था। ओके, वेरापामिल। एंड ये जो ड्रग्स है कौन से है? फिनाइलअल्किलामाइन, ये पोटेंट डिप्रेसेंट है, कार्डियक डिप्रेसेंट, पोटेंट कार्डियक डिप्रेसेंट। ओके, कार्डियक डिप्रेसेंट है, पोटेंट। ओके, अब यहाँ पे अगर हमें एंटी हाइपरटेंसिव यूज करना होगा तो एंटी हाइपरटेंसिव में ये तीनों में से हम डीएचपी यूज करते हैं, डीएचपी एज एंटी हाइपरटेंसिव यूज करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनका हार्ट पे इफेक्ट नहीं होता है। बट यदि हमें हार्ट को डिप्रेस करना होगा या निगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट हमें चाहिए हार्ट पे, तो उसके लिए हम डिल्टियाज़म या वेरापामिल को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? डिल्टियाज़म या वेरापामिल। यहाँ पे हम लोग निफिडिपाइन को यूज करेंगे क्या? डीएचपी को एंजाइना में, तो एंजाइना में हम लोग निफिडिपाइन को यूज नहीं करते हैं। अब ये तीनों भी कैटेगरी जो है, ये तीनों भी एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल है। बट डीएचपी जो है ये मेनली प्रीलोड आफ्टर लोड तो लोग कम कर सकता है। डीएचपी जो है ये प्रीलोड आफ्टर लोड कम कर सकता है, बट हार्ट पे इसका इफेक्ट नहीं है, हार्ट पे इफेक्ट नहीं है। एंड फिनाइलअल्किलामाइन जो है ये हार्ट पे तो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, एंड ये वैसोडायलेटर भी है, वैसोडायलेटर भी है। तो एंजाइना के केस में हम लोग यहाँ पे फिनाइलअल्किलामाइन यूज करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट, या फिर कार्डियक एक्टिविटी को डिप्रेस करने के लिए, कार्डियक मसल्स को डिप्रेस करने के लिए यहाँ पे से कौन सा ड्रग यूज किया जाएगा? ऑप्शन है वेरापामिल, ऑप्शन बी निफिडिपाइन, ऑप्शन सी एनालाप्रिल, एनालाप्रिल,
प्रिल, ओके, एंड ऑप्शन डी है सपोज आपका टेलमिसार्टन, टेलमिसार्टन, ओके। बताइए आंसर क्या है इसमें से आपका? नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट मतलब हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम कौन करेगा? तो वेरापामिल, यहाँ पे वेरापामिल नेगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट देगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए कि वेरापामिल का एक्शन कहाँ पे होता है, निफिडिपाइन का एक्शन कहाँ पे होता है, एनालाप्रिल क्या एक्शन देता है, टेलमिसार्टन क्या एक्शन देता है। हम लोग एंटी एंजाइना में, एंटी एंजाइना में हम लोग एनालाप्रिल भी यूज कर सकते हैं, टेलमिसार्टन भी कर सकते हैं, निफिडिपाइन भी कर सकते हैं, वेरापामिल भी कर सकते हैं। कर नहीं सकते ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। बट एंटी एंजाइनल अगर हम निफिडिपाइन यूज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, एनालाप्रिल यूज कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, टेलमिसार्टन कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, ये हमें यहाँ पे क्लियरली पता होना चाहिए। ओके, तो मोस्टली अगर हम एंटी एंजाइनल यूज कर रहे हैं तो मोस्टली सीसीबी में, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में मोस्टली वेरापामिल या डिल्टियाज़म ये ड्रग यूज किए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स पे। ओके, तो जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको फार्मेकोलॉजी में डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशन परफेक्टली याद है तो नियर अबाउट 40 to 50% क्वेश्चंस के आंसर्स आप इजीली दे सकते हो फार्मेकोलॉजी के। ठीक है, तो कल हम लोग ने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का क्लासिफिकेशन स्टडी किया था जो कि आपको याद होगा ही अच्छी तरीके से। आज हम लोग एंटी एंजाइनल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन स्टडी कर लेंगे। ओके, तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स में जैसे कि यहाँ पे पहला जो क्लास है वो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में अभी जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में दो टाइप है। ओके, इसमें शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्गर एक्टिंग। ओके, शॉर्ट एंड लॉन्गर, ओके, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अभी शॉर्ट एक्टिंग इनका इफेक्ट मैक्सिमम 30 मिनट्स होगा, नॉट मोर देन 30 मिनट्स। ओके, एंड ये लॉन्गर पीरियड के लिए एक्ट करेंगे, लॉन्गर एक्टिंग। अब शॉर्ट एक्टिंग ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में कौन सा ड्रग आते हैं? तो शॉर्ट एक्टिंग में जैसा आपका जीटीएम मतलब ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन, देन आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये जो ड्रग्स है, ये ड्रग्स यदि आप सब लिंगुअली देते हो, सब लिंगुअली मतलब बिलो द टंग, ओके, सब लिंगुअली देते हो, बिलो द टंग देते हो, तो ये शॉर्ट एक्टिंग है। और इमीडिएट एक्टिंग भी है, इमरजेंसी में, इमरजेंसी में है। एंड यही ड्रग्स जैसे कि आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट है, देन मोनोनाइट्रेट है, पेंटाइरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट है, ये ड्रग यदि आप ओरली देते हो, ओरली, तो ये लॉन्ग एक्टिंग है। ये क्या है? लॉन्ग एक्टिंग। तो एंटी एंजाइनल में सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जो है दैट इज ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स क्या है? सो दीज आर द प्रोड्रग्स, ये प्रोड्रग्स है, प्रोड्रग्स। ओके, ये प्रोड्रग्स का कन्वर्जन किस में होता है? तो एनओ में होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में। ओके, अब ये जो प्रोड्रग्स है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जिनका कन्वर्जन नाइट्रिक ऑक्साइड में होता है, तो कौन करता है? व्हाट इज इन्वॉल्व हियर? कौन है जो कि प्रोडक्ट्स जो है मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है? कौन कौन करता है? यस, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस, करेक्ट गोकुला, इट इज अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस 2। ये जो एंजाइम है, तो ये हमने एमसीक्यू में देखा था अभी, अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस 2। ये जो एंजाइम है ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड ये ग्वानिलिल साइक्लेज जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम? ग्वानिलिल साइक्लेज। कौन सा एंजाइम? ग्वानिलिल साइक्लेज। तो नाइट्रिक ऑक्साइड ग्वानिलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड ग्वानिलिल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। ग्वानिलिल साइक्लेज आगे जाके क्या करता है? तो साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करता है, साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करता है। ओके, और साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? तो साइक्लिक जीएमपी इंक्रीज होने की वजह से कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स। ओके, मतलब जो मसल्स में कैल्शियम आता है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब आप इसको सीसीबी की तरह कंसिडर कर सकते हो, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं? तो कैल्शियम को डिक्रीज कर देते हैं ना, एंट्री ऑफ कैल्शियम डिक्रीज करते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी क्या करते हैं? एंट्री ऑफ कैल्शियम डिक्रीज करते हैं। वही काम ये साइक्लिक जीएमपी भी करता है। तो यहाँ पे कैल्शियम की एंट्री डिक्रीज हो जाएगी। कैल्शियम की एंट्री डिक्रीज होने की वजह से स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्या होगा? स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन होगा। और अगर स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन होता है
तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वैसोडायलेशन हो जाएगा, वैसोडायलेशन। और वैसोडायलेशन होता है तो क्या होगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा। ओके, ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। एंड दूसरा क्या इफेक्ट होगा यहाँ पे, तो दूसरा इफेक्ट ये होगा कि जो हार्ट का वर्कलोड है, वर्कलोड, टोटल वर्कलोड, प्री लोड और आफ्टर लोड, वो भी कम हो जाएगा, वो भी कम हो जाएगा। प्लस यहाँ पे जो वेरापामिल और डिल्टियाजम है वो हार्ट मसल्स पे एक्ट करते हैं, हार्ट के मसल्स में, तो हार्ट मसल्स पे काम करते हैं, तो यहाँ पे निगेटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट भी हमें मिलेगा। निगेटिव इनोट्रोपिक, तो हार्ट के जो मसल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन है वो भी कम हो जाएगा, जिससे वहां पे भी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये जो एनओ है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये डिफॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन भी करता है। डिफॉस्फोरिलेशन क्या करता है, डिफॉस्फोरिलेशन, डिफॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन, मायोसिन लाइट चेन, मतलब मायोसिन ये जो प्रोटीन है जो कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी एक्टिविटी करता है, इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लिक जीएमपी जो है ये जो मायोसिन लाइट चेन है इसमें डिफॉस्फोरिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप भी करता है, जिसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, वर्कलोड कम हो जाता है हार्ट का। ओके, तो इस तरीके से ये जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है ये काम करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग में सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स में शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग में ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट, आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट जो कि ओरली सबलिंगुअली दिए जाते हैं। एंड लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, मोनोनाइट्रेट, पेंटाइजिड्रॉल टेट्रानाइट्रेट, ये ड्रग्स है। अभी जो शॉर्ट एक्टिंग है ये एंजाइनल अटैक को टर्मिनेट करने के लिए, एंजाइनल अटैक अगर किसी को है तो उसको टर्मिनेट करने के लिए यूज होते हैं। तो जो लॉन्ग एक्टिंग है ये प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं, प्रिवेंशन के लिए। अभी जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स है, तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर प्रोड्रग्स, दीज आर द प्रोड्रग्स। अभी ये प्रोड्रग्स पे अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एक्ट करता है, और स्मूथ मसल्स में, पर्टिकुलरली स्मूथ मसल्स में जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट प्रोड्रग है उस पर अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस को एक्ट करेगा, और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड ग्वानिलिन साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे। ग्वानिलिन साइक्लेज साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करेगा। साइक्लिक जीएमपी डिफॉस्फोरिलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन करेगा, साथ ही कैल्शियम की एंट्री को कम कर देगा। कैल्शियम की एंट्री कम होने की वजह से स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन होगा, जिससे वैसोडाइलेशन हो जाएगा, जिससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, प्लस हार्ट का वर्कलोड भी कम हो जाएगा। एंड उसके साथ में ये जो वेरापामिल जैसे ड्रग है, सॉरी वेरापामिल इसमें नहीं आएगा, हम लोग ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स पढ़ रहे हैं, तो वेरापामिल इसमें नहीं आएगा, सीसीबी में जाएगा। ओके, वो यहाँ पे नहीं आएगा, वो सीसीबी में जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का ओवरऑल हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। ओके, नाउ तो यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, किसका क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स का हम क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जस्ट अ मिनट। सो एंटी एंजाइनल ड्रग के क्लासिफिकेशन में पहला जो क्लास है दैट इज नाइट्रेट्स का, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, जिसके अंदर के शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग आ गए। ओके, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। ओके, इसके बाद में जो दूसरा इसमें क्लास आएगा, ओके, तो सीसीबीज का है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ओके, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में 3 टाइप्स हमने कल देखे थे, 3 टाइप्स। ओके, उसमें से जो डिल्टियाजम है, ओके, एंड वेरापामिल है, वो यहाँ पे यूज होते हैं, डिल्टियाजम एंड वेरापामिल। ओके, वेरापामिल। उसके बाद में आपका यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, बीटा ब्लॉकर्स। ओके, बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रेनोलॉल है, अटेनोलॉल है, अटेनोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, इसमें आ जाते हैं बीटा ब्लॉकर्स। ओके, बीटा ब्लॉकर्स के बाद में फिर यहाँ पे आपका एंटी प्लेटलेट एजेंट आ जाते हैं, एंटी प्लेटलेट। ओके, एंटी प्लेटलेट एजेंट आते हैं यहाँ पे, एंटी प्लेटलेट। एंटी प्लेटलेट में जैसे आपको मालूम है एस्पिरिन है, एस्पिरिन। ओके, देन क्लोपिडोग्रेल है, क्लोपिडोग्रेल। ओके, उसके बाद में इसमें यहाँ पे और कौन सा आएगा, तो इसके बाद में यहाँ पे प्रिवेंशन के लिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक आ जाते हैं, एंटी हाइपरलिपिडेमिक। ओके, एंटी हाइपरलिपिडेमिक यहाँ पे आते हैं। एंटी हाइपरलिपिडेमिक के कोई एग्जांपल बताइए मुझे।
Atorvastatin. Which one? Atorvastatin. Okay, yes, atorvastatin, correct है. Okay, atorvastatin. Okay, atorvastatin ये एक एग्जांपल है उसका. ओके, स्टैटिन ड्रग्स, स्टैटिन. ओके, उसके बाद में फिर यहाँ पे कुछ मिसलेनियस ड्रग्स आ जाएंगे. मिसलेनियस. ओके, तो मिसलेनियस ड्रग्स में जैसे यहाँ पे आपका यूवाब्राडिन आता है. यूवाब्राडिन. ओके, देन इसमें आपका और रानोलाजिन आता है. रानोलाजिन. इस तरह के कुछ यहाँ पे मिसलेनियस ड्रग्स आ जाएंगे. ओके, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स. ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसको. So first one, organic nitrate, short acting, example, glyceryl trinitrate, isosorbate dinitrate, sublingual. Then long acting, example, isosorbate dinitrate orally, then isosorbate mononitrate, then erythritol tetranitrate, pentoerythritol tetranitrate. Okay. Then beta blockers में example, propranolol, atenolol, metoprolol. Okay. Then calcium channel blockers में 3 है, उसमें जो 2 है डिल्टियाजम एंड वेरापामिल, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं. देन पोटेशियम चैनल ओपनर है. पोटेशियम चैनल ओपनर. ओके, निकोरांडिल. और ये जो निकोरांडिल है इसका ब्रांड है निकोस नाम का इसका पॉपुलर ब्रांड है. और इसका जो डोज है ये 5 मिलीग्राम टू 20 मिलीग्राम है. 5 to 20 मिलीग्राम इसका डोज है. ओके, देन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जिसमें एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल है. देन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स जिसमें अटोरवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन आता है. देन मिसलेनियस ड्रग्स में ट्राइमिटाजिडिन, रानोलाजिन, यूवाब्राडिन आते हैं. ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. ओके, समझ में आ गया आपको ये क्लासिफिकेशन? समझ में आया है? गॉट इट? यस सर. यस सर. चलिए बताइए मुझे, पहला क्लास कौन सा है एंटी एंजाइनल में? Organic nitrate. यस, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स. इसके 2 टाइप्स कौन से हैं? Short acting, long acting. यस, शॉर्ट एंड लॉन्ग. ओके, शॉर्ट का एग्जांपल बताइए. Glyceryl trinitrate. ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट सबलिंगुअली. ओके, एंड देन आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, मोनोनाइट्रेट ये ओरली. ये इसका एग्जांपल. ओके, नेक्स्ट ड्रग कौन सा है? Calcium channel blocker. यस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. जस्ट अ मिनट. सो नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबीज. ओके, तो सीसीबीज में पर्टिकुलरली कौन से 2 टाइप हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे? तो Phenylalkylamine and benzodiazepine. यस, तो यहाँ पे बेंजोथाइआज़ेपिन्स. ओके, बेंजोथाइआज़ेपिन्स जिसमें डिल्टियाजम है एंड फिनाइल अल्किलामिन. ओके, फिनाइल अल्काइल अमाइन जिसमें वेरापामिल है. ओके, ये ड्रग्स यहाँ पे यूज होते हैं एज एंटी एंजाइनल. ठीक है, देन नेक्स्ट कौन सा क्लास है? Potassium channel opener. ओके, नेहा ने बीटा ब्लॉकर बोला है, अपने पोटेशियम चैनल ओपनर बोला है. चलिए दोनों भी ले लेते हैं, बीटा ब्लॉकर एंड पोटेशियम चैनल ओपनर. ठीक है, पोटेशियम चैनल ओपनर. ओके, पोटेशियम चैनल ओपनर का एग्जांपल बताइए. Nicorandil. यस, निकोरांडिल. एंड बीटा ब्लॉकर का एग्जांपल प्रोप्रानोलोल. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए. Antiplatelet. यस, एंटी प्लेटलेट. ओके, एंटी प्लेटलेट एग्जांपल बोलिए. Aspirin. एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल. ओके, नेक्स्ट. Antihyperlipidemic. यस, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एग्जांपल बोलिए. Atorvastatin, lovastatin. यस, करेक्ट. नेक्स्ट. Miscellaneous. यस, मिसलेनियस में कौन सा ड्रग है? Ranolazine. ओके, Ivermectin. यूवाब्राडिन, रानोलाजिन. ओके, तो यहाँ पे ओके, तो ट्राइमिटाजिडिन, रानोलाजिन, यूवाब्राडिन. ओके, गुड. तो अभी आपका याद हो गया है. एक बार और अच्छी तरह से आज रिवाइज कर लीजिए इसको. तो आपको डेली ये रिवाइज करना है, रोज की रोज जितने भी आप क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे हो. जैसे कल का एंटी हाइपरटेंसिव है, आज का एंटी एंजाइनल है,
तो डेली की डेली आपने याद कर लेना चाहिए, इसको रिवाइज करते रहिए, मतलब ये आपको याद रहेगा लंबे समय तक। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्लिनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ